स्टडी विद तिवारी चैनल। तो एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि मेरे हिंदी में 3 क्वेश्चन समझ में नहीं आए थे, तो उनको प्लीज़ दोबारा समझा दें। तो मैंने उन 3 क्वेश्चनों को इस क्लास में लिया है, उनको मैं आपको अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करूँगी, जिससे आपका ये जो 3 क्वेश्चन है वो क्लियर हो सकें। तो देखिए, एक तो 51वें नंबर का जो क्वेश्चन था, उसको ये वाला क्वेश्चन पूछा था भाई ने, असत्य कूट को पहचानिए। इसमें पूछा जा रहा है जो असत्य नहीं है, कहने का मतलब है, माफ़ करना, जो सत्य नहीं है। शिक्षा प्राप्ति का आकलन, योगात्मक आकलन। पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको मैंने अपने ही भाषा में आकलन के प्रकारों का वर्णन किया है इस स्लाइड में, तो इससे आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। किस प्रकार से? आकलन के 3 प्रकार होते हैं। आकलन के 3 प्रकार होते हैं: अधिगम के रूप में आकलन, अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन। तो शायद आपको किताब की जो भाषा है वो टफ लग सकती है, जिससे आपकी समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन मैंने अपनी भाषा में ही उनको लिखा है, जिससे आपके ये समझ आ सके। तो देखिए, अधिगम के रूप में आकलन, इसका मतलब ये होता है कि स्वयं का आकलन स्वयं के द्वारा, स्वयं का आकलन स्वयं के द्वारा, मतलब अधिगम के रूप में आकलन। तो इसमें जो विद्यार्थी होता है वो स्वयं का आकलन स्वयं के द्वारा करता है, सेल्फ ही करता है। ओके। अधिगम के लिए आकलन, इसमें आपको के लिए वर्ड पर फोकस करना है, मतलब फॉर लर्निंग। तो के लिए का मतलब होता है बालक और टीचर के मध्य वार्तालाप। कक्षा कक्ष में जब विद्यार्थी और अध्यापक के मध्य जो वार्तालाप होता है वो होता है अधिगम के लिए आकलन। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किए जाने वाला आकलन आपको लैंग्वेज के रूप में क्वेश्चन में इस प्रकार से भी दिया जा सकता है कि बालक और टीचर के मध्य वार्तालाप, या शिक्षण प्रक्रिया के मध्य वार्तालाप, या शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किए जाने वाला आकलन। इसी को आप रचनात्मक आकलन भी बोल सकते हो। तो आपको सिंपल वर्ड याद रखना है, जहाँ भी अधिगम के लिए आकलन आए, कहने का मतलब है फॉर लर्निंग, के लिए आए तो इसका मतलब होगा शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, जो बीच बीच में जिस प्रकार से आपने हिंदी में पढ़ा होगा बोधात्मक प्रश्नों के द्वारा, ठीक है, रचनात्मक प्रश्नों के द्वारा बीच बीच में अध्यापक जानने का प्रयास करता है कि बालक कितना सीख रहा है, कितनी उसकी प्रगति हो रही है, तो वो होता है अधिगम के लिए आकलन। अगला है इसमें अधिगम का आकलन, ऑफ लर्निंग। तो इसमें आपको का वर्ड ध्यान रखना है। अधिगम का आकलन, कार्य की समाप्ति के बाद किया जाने वाला आकलन, कहने का मतलब है जैसे कि आपने, मतलब कार्य की समाप्ति के बाद ये जो आकलन होता है वो सत्र के अंत में होता है, जैसे कि वार्षिक परीक्षाएं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं, जिसमें हम ग्रेड्स प्रदान करते हैं, अंक प्रदान करते हैं, वो होता है अधिगम का आकलन। अधिगम का आकलन शब्द पर फोकस करें। अधिगम का आकलन कार्य की समाप्ति के बाद, कहने का मतलब है सत्र के अंत में। इसी को आप योगात्मक मूल्यांकन भी कह सकते हैं। तो इसी को क्या बोल सकते हैं? योगात्मक मूल्यांकन। तो आई होप आपको ये तीनों ही वर्ड अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि आकलन किस प्रकार से होता है। अधिगम के रूप में आकलन, स्वयं का स्वयं के द्वारा आकलन। अधिगम के लिए आकलन, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, शिक्षण जब पढ़ा रहा होता है, जो बीच में टीचर और छात्र के मध्य जो वार्तालाप होता है उसी को बोलते हैं अधिगम के लिए आकलन। और अधिगम का आकलन किसे बोलते हैं? कार्य की समाप्ति के बाद, कहने का मतलब है सत्र के अंत में। इसी को योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। तो अब क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आपका क्वेश्चन आसानी से क्लियर हो जाएगा। देखिए, शिक्षा प्राप्ति का आकलन, तो का शब्द पर फोकस करें। शिक्षा प्राप्ति का आकलन, योगात्मक आकलन मैंने बताया था, बिल्कुल सही है। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, तो शिक्षण प्रक्रिया कहने का मतलब है बीच बीच में बोल करके, तो रचनात्मक आकलन बिल्कुल सही है। अधिगम के लिए आकलन सारांशात्मक आकलन नहीं होता। अधिगम के लिए आकलन तो यही होगा ना, रचनात्मक आकलन ही तो होगा, के लिए वर्ड आ रहा है, तो इसमें जो ये शब्द है ये गलत दिया हुआ है, तो राइट तो हो गया तीसरा विकल्प। शैक्षणिक प्रक्रिया के से पूर्व छात्र के शैक्षणिक स्तर का आकलन नियोजन आकलन कहलाता है। ये भी बिल्कुल सही है कि जैसे ही छात्र विद्यालय में एडमिशन लेता है तो उसके नॉलेज की जांच की जाती है, तब जो आकलन किया जाता है वो होता है नियोजन आकलन।
ओके, तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे आकलन का टॉपिक। एक क्वेश्चन था इसमें 38 नंबर वाला भी पूछा था, भारतीय मनीषी जंगल में रहना पसंद करते थे, वाक्य में कौन सा काल है। तो देखिए इसमें पूछा है करते थे, यदि ये भारतीय मनीषी जंगल में रहना पसंद करते, यहाँ तक ये सेंटेंस होता तो सामान्य भूतकाल होता, लेकिन इसमें थे दे दिया तो आ ई ए के साथ थाथी थे, आ ई ए के साथ थाथी थे आए तो वो पूर्ण भूतकाल बन जाता, क्योंकि भारतीय मनीषी जंगल में रहना पसंद करते थे तो पूर्ण भूतकाल। एक क्वेश्चन ये था, सूर्य और चंद्र दर्शन नित्य और नैमित्तिक कार्यों में शुभ माना जाता है, रेखांकित शब्द का अर्थ है। तो इसमें ये वन वर्ड था, एकल शब्द था, नैमित्तिक। शायद आपको ये वर्ड समझ नहीं आया था भाई को। तो इसमें क्या था, ये किससे बना है, निमित्त धन इक से बना है, नैमित्तिक। तो निमित्त का मतलब होता है प्रयोजन, निमित्त का मतलब क्या होता है, प्रयोजन के द्वारा सिद्ध करना, मतलब निमित्त। अब इसमें सीधा अब इसमें प्रयोजन शब्द कहीं है, नित्य करने वाला इसका कोई इससे ताल्लुक नहीं है, निमित्त करने वाला भी नहीं होता, निमित्त से किया जाने वाला, जो प्रयोजन से किया जाने वाला जो कार्य होता है, प्रयोजन जानते हो आप, प्रयोजन के द्वारा सिद्ध करना किसी कार्य को, निमित्त का अर्थ होता है प्रयोजन, और प्रयोजन से किया जाने वाला, प्रयोजन से या निमित्त से किया जाने वाला होता है नैमित्तिक। ओके, निमित्त करने वाला नहीं होता इसका वर्ड, नियमों से किया जाने वाला ये भी नहीं होगा ना, ये होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी विकल्प। एक क्वेश्चन ये था, 4 क्वेश्चन थे 43वें नंबर का, निम्न में से लोकोक्ति नहीं है, इसमें क्या पूछा है, लोकोक्ति। अब आपको पता है 2 शब्द होते हैं, लोकोक्ति और मुहावरे। आपको सिंपल याद रखना है, जहाँ भी मुहावरा आए उसके पीछे ना वर्ड मिलेगा, आपको बोल के देख लेना किसी भी मुहावरे को, उसके पीछे 99% ना वर्ड आता है। और लोकोक्ति आपको पता है लोक धन उक्ति से बना है, लोकोक्ति जो लोक का मतलब होता है संसार में जनता में जो प्रचलित युक्तियां हैं, प्राचीन काल से चली आ रही जो कहावतें हैं वो होती है लोकोक्ति, जिनका एक सार्थक अर्थ होता है। देखिए आस्तीन का सांप होना, देखो काला अक्षर भैंस बराबर होना नहीं होता ना, काला अक्षर भैंस बराबर, ये एक लोकोक्ति है, ये शुरू से लोक से चली आ रही है, प्राचीन काल से चली आ रही है, इसलिए इसका नाम क्या है, लोकोक्ति पड़ा। ठीक है, मुहावरा नहीं है। काला अक्षर भैंस बराबर बिल्कुल अनपढ़। एक अनार 100 बीमार, ये भी एक लोकोक्ति है, क्योंकि एक अनार 100 बीमार मतलब वस्तु कम और प्राप्त करने वाले अधिक। उल्टा बांस बरेली का, ये भी एक लोकोक्ति है। आस्तीन का सांप होना, तो देखो इसमें ना वर्ड भी आ गया और अपने आप ही मुहावरा दिख रहा है, क्योंकि आस्तीन का सांप होना शुरू से बड़ा नहीं, आस्तीन का सांप होना मतलब विश्वासघाती होना, तो इसमें ना वर्ड है। सिंपल सा तरीका है लोकोक्ति और मुहावरे को पहचानने का, कि जहाँ पर मुहावरे में ना वर्ड आएगा, आस्तीन का सांप होना, होना शब्द आएगा उसके पीछे, गागर में सागर भरना, गागर में सागर बनना, ये क्या हो गई, ये भी एक लोकोक्ति हो गई। तो आप इसको पहचान सकते थे। आई होप ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट सभी को।